गुड इवनिंग गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं विपिन सर आप लोगों का फिर से अपने इस स्मार्ट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आई होप यू आर वेरी बेस्ट, आप बहुत अच्छे होंगे। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से ठीक है सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत मानव स्वास्थ्य एवं रोग के ही अंतर्गत हम पिछले वीडियो में आपको ठीक है कृमि जनित रोगों में आपको एस्कैरियोसिस रोग के बारे में बताया था। आज उसी कृमि जनित रोग का एक दूसरा पार्ट लेकर के आपसे सामने हम चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम फाइलेरियोसिस रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, दैट्स इम्पॉर्टेंट। आपके जनरल अवेयरनेस के तौर पर यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए। ठीक है, आपको नई जानकारी मिलेगी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और आप वीडियो को एक बार कमेंट करके लाइक कर दीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं फाइलेरियोसिस रोग क्या है। सबसे पहली चीज़ यह एक कृमि जनित रोग होता है, अर्थात ये क्या है, कृमि से होता है। ठीक है, क्या इसे हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हाथी पाँव तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है गाइस हम आपको बताएंगे, अगर सुना है तो कोई बात नहीं। ठीक है, यह एक कृमि जनित रोग होता है जो प्रायः बाउचेरिया, कौन सा कृमि फैलाता है उसका नाम यहाँ दिया है, इसको नोट कर लीजिएगा। ऊचेरेरिया ब्रैंकोफटाई या ऊचेरेरिया मलाई, ये दो ऐसे कृमि हैं जो आपकी बॉडी में जाकर के क्या करते हैं, लसिका गांठों में शोथ उत्पन्न करके फाइलेरिया रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे फाइलेरियोसिस या फाइलेरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो बोलो क्या है, कृमि जनित रोग है जो प्रायः बाउचेरिया ब्रैंकोफटाई या ऊचेरेरिया मलाई। एक नंबर का पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछ सकता है कि फाइलेरिया रोग कौन फैलाता है। ठीक है, नाम मैंने ब्लैक बोर्ड पे बताया है, राउंड कर दिया, नोट कर लीजिए। कृमि द्वारा होता है, इसे फील पाँव, इसका एक और नाम है, चाहे आप फाइलेरिया कहिए, चाहे फाइलेरियोसिस कहिए, या फील पाँव कहिए, या हाथी पाँव कहिए, या एलिफेंटियोसिस रोग भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं बेटा एलिफेंटियोसिस रोग, क्योंकि इस रोग में आपका जो पैर होता है उसमें इतनी सूजन आ जाती है कि आपका पैर एकदम बढ़ करके हाथी जैसा मोटा हो जाता है, असामान्य हो जाता है, इसीलिए इसे हाथी पाँव या एलिफेंटियोसिस भी कहते हैं। ठीक है, होता कैसे है, यह मादा क्यूलेक्स नामक मच्छर जो होता है, यही मच्छर क्या करता है, आपको काटता है। काटने के दौरान ही ये आपकी बॉडी में बाउचेरिया मलाई या बाउचेरिया ब्रैंकोफटाई नामक कृमि को क्या करता है, आपकी बॉडी में इंटर कर देता है, जो कि यह परजीवी के रूप में आपके पैर के लसिका गांठों में जाके अपनी वृद्धि करता है निरंतर, और वृद्धि करके उसमें दीर्घकालिक शोथ उत्पन्न कर देता है, सूजन कर देता है, जिससे पैर असामान्य हो जाते हैं। ठीक है, अब लक्षण क्या है इसके, मैंने पहले ही बताया, इसमें पैर सूजन होकर क्या होते हैं, हाथी जैसे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी देखिए कि इसमें जो पैर की लसिका वाहिकाएं होती हैं, लसिका जो गांठें वाहिकाएं होती हैं, उसमें यह प्रेम परजीवी के रूप में वृद्धि करता है दीर्घकालिक लंबे समय तक, जिससे पैर में क्या होता है, सूजन आ जाती है, जिससे पैर असामान्य हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, पैर असामान्य हो जाता है, अर्थात फूल कर हाथी जैसा हो जाता है, इसीलिए इसे हाथी पाँव भी कहते हैं। ठीक है, और यह सूजन इतना ही नहीं, ऊपर पैर के भागों में बढ़ता तक जन्नांगों तक जाता है, जिससे जन्नांग भी क्या होते हैं, असामान्य हो जाते हैं। ठीक है, ये पैर के निचले हिस्सों से पावली ये जिसको बोलते हो, उससे शुरू होकर के ये क्या होता है, ऊपर की ओर आता हुआ जन्नांगों तक भी फैल जाता है, जिससे जन्नांग भी विकृत हो जाते हैं। यही इसका मेन क्या है, लक्षण होता है। अब बात करते हैं उपचार की क्या है, तो उपचार में सबसे पहले कीटरोधी औषधि। ऐसा देखा गया कि एक बार फाइलेरिया हो जाता है अगर आपको, तो इसका कोई निश्चित उपचार नहीं है। ठीक है कि नहीं, लेकिन फिर भी आप चूंकि ये मच्छर के काटने, मादा क्यूलेक्स नामक मच्छर के काटने से फैल रहा है, तो आप क्या करिए, इससे बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करिए, मच्छर के मारने के लिए कीटनाशक दवा का छिड़काव करिए, घर में साफ सफाई रखिए, जिससे कि मच्छर आपके आसपास ना हो और यह परजीवी आपकी बॉडी में जाने ना पाए। ठीक है, और उपचार रही बात कि होने के बाद ये कीटरोधी औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है कि नहीं, लेकिन मैंने कहा कि अगर एक बार फाइलेरिया हो गया दोस्तों, तो फिर ये ठीक होने का नाम नहीं लेता है। इसीलिए ठीक है कि नहीं, भारत में भी हमारे विश्व फाइलेरिया दिवस के रूप में क्या हर साल भर में एक बार ये दिवस मनाया जाता है,
जिसके अंतर्गत जगह जगह स्वास्थ्य विभाग कार्यक्रम लगा करके पोस्टर बैनर छपा करके इसके प्रति जागरूकता पैदा करता है कि आप मच्छरों से बचें, क्योंकि मादा क्यूलेक्स मच्छर अगर आपको काट रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपको फाइलेरिया हो सकता है, इसलिए इससे बचें। और सरकार द्वारा घर पर एनम और आंगनबाड़ी के माध्यम से भी इसी रोगों की रोकथाम के लिए दवाएं भी हर 6 माह पर वितरित की जाती, घर घर जाकर। अगर आप 6 महीने पे इस दवा को बराबर खा रहे हो, अगर ऐसा कोई कीट गया भी होगा तो मर जाएगा और आपको ये रोग नहीं होगा गाइस, ठीक है। तो ये रहा आपका फाइलेरिया, ये बाउचेरिया से होता है। इसे फील पाव, हाथी पाव भी कहते हैं, या एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं, या फाइलेरिएसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो नोट करो, आज हम कृमि जनित रोगों को खत्म करके अब हम कवक जनित रोगों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसे आप लोग नोट कर लें। तो नोट कर लिए होगा गाइज आप लोगों ने। अब हम एक नए रोग के बारे में आपसे चर्चा करेंगे जिसका नाम है कवक जनित रोग, ठीक है। आपको इसकी भी डिफिनेशन रटना नहीं है, यहीं से हम लोग निकाल लेते हैं। कवक जनित रोग, ठीक है। कवक क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट दैट द फंजाई। फंजाई क्या होता है, कवक क्या होता है, ठीक है, ये हमें जानना चाहिए। तो कवक एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है। जैसे आप बात करें हम कवक की, तो आपने एगेरिकस देखा होगा, एगेरिकस का मतलब मशरूम, ठीक है। कुकुरमुत्ता आपने देखा होगा, सुना होगा। तो ये क्या है? एक प्रकार के कवक हैं, एक कवक ही होते हैं, ठीक है। जैसे मनुष्य में बहुत सारे मनुष्य होते हैं, नर भी मनुष्य है, मादा भी मनुष्य है, लेकिन है तो मनुष्य ना। उसी प्रकार से एगेरिकस भी क्या है? कवक है, जिसे मशरूम कहते हो, खाया जाता है, खाए जाने वाला है, क्योंकि इसमें प्रोटीन पाया जाता है और यह प्रोटीन की पूर्ति के लिए हम इसे क्या करते हैं? भोज्य पदार्थ के रूप में सब्जी बनाकर खाते हैं, ठीक है। और कुकुरमुत्ता भी क्या है? एक प्रकार का कवक है, मगर ये हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है, इसलिए खाया नहीं जाता, लेकिन कवक है। और इसी प्रकार से, ठीक है, एक कवक ईस्ट होता है, जो एक प्रकार का एक कोष की कवक। याद रखें, सारे कवक बहुकोष की, सिर्फ एक कवक ईस्ट है जो एक कोष की होता है। इसके अलावा ट्राइकोफाइटान, माइक्रोस्पोरम, ऐसे ये भी क्या हैं? कवक होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो हम समझ गए होंगे कवक एक प्रकार का क्या है? जीव है, सूक्ष्म जीव है। तो कवक द्वारा होने वाले रोगों को हम क्या कहते हैं? कवक जनित रोग कहते हैं। यहीं से बना लीजिएगा डिफिनेशन। तो आइए देखते हैं, कवक द्वारा होने वाले रोग को कवक जनित रोग कहते हैं, जिसमें व्यक्ति में दाद, खुजली, गंजापन आदि प्रमुख होते हैं, ठीक है कि नहीं। ये साधारण और सामान्य रूप से होने वाले कवक द्वारा रोग हैं, ठीक है, जिसमें दाद आपको पढ़ना आपके सिलेबस में है। तो आइए देखते हैं कि दाद क्या है, कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, दाद खाज एक प्रकार की कवक जनित बीमारी है, अर्थात कवक से होने वाली बीमारी है, जो त्वचा संबंधित बीमारी होती है। यह त्वचा से ही रिलेटेड क्या होता है? नुकसान करता है, ठीक है। अर्थात यह कवक जनित प्रमुख रोगों में से एक है, जो ट्राइकोफाइटान, अंडरलाइन कर लेना, पूछा जा सकता है। ट्राइकोफाइटान, एपिडर्मोफाइटान और माइक्रोस्पोरम नामक कवक द्वारा फैलता है, ठीक है कि नहीं। दाद खाज तो सभी जान रहे हैं, ठीक है कि नहीं। अब लक्षण और संक्रमण क्या है, कैसे फैलता है और इसका संक्रमण कैसे होता है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप भीगे कपड़े पहने होंगे, अक्सर आपको दाद होने की संभावना बारिश के समय में रहती है। क्यों? कि भीगे कपड़े में क्या होता है? हवा में इस दाद के कारक, अर्थात जो कवक होता है उसके जो अंडे होते हैं, कह लीजिए, ये हवा में क्या है? धूल के कणों की तरह ऐसे टहल रहे होते हैं, और भीगे कपड़े कहीं डाले हो तो उस पर ये चिपक जाते हैं, और जब उसी कपड़े को हम लोग पहनते हैं तो ये हमारे स्किन के संपर्क में आकर एक पदार्थ स्रावित करते हैं, जिससे खुजली होती है, और जब हम खुजला देते हैं तो ये उसी में जाके बैठ जाते हैं, और बैठ करके कवक तंतुओं का निर्माण करके फैल शरीर में क्या होते हैं? दाद उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। इसलिए जब भी कपड़े पहने पूर्ण रूप से सूखे होने चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपको दाद होने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो बेटा, दाद जो होता है, यह कवक नम त्वचा या क्षतिग्रस्त त्वचा, ठीक है, से होकर ये कवक मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और अंकुरित होकर के कवक तंतुओं का निर्माण करते हैं, ठीक है कि नहीं। और कवक तंतु का निर्माण करके ये त्वचा पर जगह जगह लाल रंग के भद्दे धब्बे तैयार करते हैं, ठीक है कि नहीं, जिसमें खुजली होने लगती है, ठीक है कि नहीं। और खुजली के साथ कभी कभी जलन भी होती है, जो मिट्टी, गंदे मिट्टी और भीगी तौलिया और भीगे कपड़े और दूसरों के कंघे प्रयोग करने से ये रोग आपको हो सकता है, ठीक है गाइस। ये रहा। अब उपचार की बात करें, दाद का उपचार क्या होता है, तो आपको पता है
दांत के लिए बहुत सारे मार्केट में दवाएं आती हैं, एंटी फंगल औषधि का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें फ्यूकोनाजाल नामक टैबलेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है कि नहीं। और इसके साथ साथ आपको बीटेक्स भी मार्केट में आती है जो दांत खाद खत्म करती है, और रिंग वार्म भी आता है, रिंग कटर भी आता है। इस तरह से मार्केट में दांत के लिए कई औषधियाँ प्रभावी हैं जिनका उपयोग हम करके दांत को ठीक कर सकते हैं, लेकिन समय रहते हुए। नहीं तो इसमें क्या होता है, जो कवक हैं अपने तंतुओं का इतनी तेज़ी से निर्माण करते हैं पूरी त्वचा पूरी बॉडी में कि ये कुछ ही महीनों में, एक ही महीने 15 दिन में पूरी बॉडी में फैल सकते हैं। फिर इनका इलाज थोड़ा कठिन हो जाता है गाइज, इसलिए समय रहते उपचार इनका करना चाहिए। और प्रयास करिए भीगे कपड़े भीगे तौलियों का प्रयोग ना करें। और घर में अगर किसी को दांत खाज हुआ है तो उसके कपड़े, उसकी तौलियाँ, उसके साबुन का यूज ना करें। एक बात और कि अगर आपको दांत खाज खुजली हुई है तो उस स्थान पर साबुन का प्रयोग ना करें, और साबुन में लाइफ बॉय का तो बिल्कुल प्रयोग मत करें, क्योंकि साबुन प्रयोग करने से ये कई गुना तेज़ी से बढ़ते हैं। और तेल का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए उस स्थान पर जब तक कि ठीक पूर्ण रूप से ना हो जाए, ठीक है गाइस। तो ये रहा कवक जनित रोगों में दांत का पूरा डिटेल। अब हम इससे भी आप लोग नोट करिए, फिर हम चलते हैं। हम नेक्स्ट लगभग हमारा जो इस पार्ट में रोग पढ़ना था, रोग खत्म हो चुका है। अब रोगों से लड़ने के लिए जो हमारे बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, कौन कौन से बॉडी में ऐसे सिपाही हैं जो जीवाणु विषाणु को मारकर हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं गाइस। तो गाइस नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या पढ़ेंगे, हम लोग प्रतिरक्षा पढ़ेंगे। इम्यूनिटी क्या होती है, अर्थात रोगों से लड़ने की रक्षा क्या होती है। प्रतिरक्षा होती, इम्यूनिटी होता है। दरअसल आपकी जो बॉडी है बेटा, ये जो आपका ये शरीर है, इस शरीर में जितने भी जीवाणु विषाणु या रोगाणु रोग फैलाने के लिए जाते हैं, इनसे लड़ने के लिए प्राकृतिक रूप से ईश्वर ने आपको क्या दिया, एक क्षमता दिया है कि उनसे आप लड़ सकें। उस आंतरिक क्षमता को हम क्या कहते हैं, उस आंतरिक क्षमता को या रोगों से लड़ने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं, अर्थात इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। बट डिफाइन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के रोगाणु मतलब जो रोग फैलाते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं जैसे जीवाणु विषाणु कवक आदि तथा इनसे मुक्त विषैले पदार्थ। दरअसल ये जो रोगाणु है बॉडी में जा करके विषैले पदार्थ स्रावित करते हैं, और वो पदार्थ हमारे लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है। तो वही कह रहा है विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं तथा इनसे मुक्त विषैले पदार्थ के प्रभाव का आपकी बॉडी पर प्रतिरोध करके, उसका विरोध करके इनसे बचाने की जो क्षमता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षा क्षमता कहते हैं, ठीक है। तथा इसका अध्ययन जहाँ पे किया जाता है उसे इम्यूनोलॉजी कहते हैं, अर्थात प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। और ऐसे प्रतिरक्षा क्षमता वाले तंत्र को, ठीक है, जो आपके शरीर में ऐसी प्रतिरक्षा क्षमता वाला तंत्र है, उसे मानव प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, ठीक है कि नहीं। तो सीधा सीधा क्या आपने समझा कि जितने रोगाणु हैं, जीवाणु विषाणु कवक कृमि जो भी हैं, वो आपकी बॉडी में जब जाते हैं तो उनको रोक करके या उनके द्वारा स्रावित पदार्थों के प्रभाव के आपके बॉडी पर रोक करके जो रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाली क्षमता है आपकी बॉडी की, अपने बॉडी, उसी क्षमता को हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। यहाँ से डिफिनेशन निकल जाए, रक्षा करना प्रति यानी किसके प्रति, जीवाणुओं और रोगाणुओं के प्रति रक्षा करना ही प्रतिरक्षा क्षमता या प्रतिरक्षा कहलाती है, ठीक है। ये मुख्य रूप से मोटा मोटा देखा जाए तो ये दो भाग होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, अर्थात इम्यूनिटी जो होती है, रोगों की लड़ने जो क्षमता है, वो दो प्रकार की होती है। नंबर एक हम आपसे यहाँ चर्चा करेंगे सहज स्वाभाविक अर्थात अविशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र, जिसे कहते हैं, नंबर एक हो गया। दूसरा है, ठीक है, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। लेकिन हम पहला ही पढ़ेंगे अभी, सहज या स्वाभाविक या अति विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, ठीक है। तो दैट सिंपल कि ऐसा प्रतिरक्षा तंत्र या प्रतिरक्षा जिसमें वाह्य मार्ग रोधक का मतलब बाहरी रूप से जब जीवाणु या विषाणु आपकी बॉडी में जाएं रोग फैलाने वाले, ठीक है, जैसे त्वचा, नेत्र या मुख, श्वसन मार्ग या आहार नाल होता है, ठीक है कि नहीं, इसके द्वारा जीवाणुओं को रोका जाए। और भीतरी जो अविशिष्ट कोशिकाएं हैं, अर्थात शरीर के भीतर रक्त में जो कोशिकाएं हैं, जैसे फाइगोसाइट्स यानी भक्षी कोशिका,
प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं, ये सब रोगाणुओं को जब मारकर या रोक करके रोगों से रक्षा प्रदान करती हैं, तो ऐसे प्रतिरक्षा को हम क्या कहते हैं? सहज, स्वाभाविक अर्थात अविशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र या प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, जैसे बेटा हम सांस ले रहे हैं तो हमारे सांस से नाक में बाल है, रोम है, ये धूल के मिट्टी कणों या और क्या करता है? रोक देता है, जिससे अंदर ये नहीं जा पाते हैं। इससे हमारे रोगों से रक्षा हो जाती है, वरना धूल के कण अगर अंदर जाते हैं तो फेफड़ों में सिलिकोसिस रोग होने की संभावना भी रहती है। ठीक है, और इससे नाक के अंदर चिपचिपा श्लेष्म पदार्थ है, ये भी धूल के डस्ट कणों या जीवाणु विषाणु को वही रोक कर चिपका करके उन्हें नाक के रूप में बाहर कर देता है, जिससे ये फेफड़ों में नहीं पहुंच पाते और रोगों से हम बच जाते हैं। और जो हमारी ये स्किन है, जो हमारी त्वचा है, ये क्या किया है? शरीर के आंतरिक अंग हार्ट, लीवर, किडनी वगैरह को सब ऊपर से ढका है, जिससे जीवाणु विषाणु इस कोशिका पे आके अंदर नहीं जा पाते हैं। ठीक है कि नहीं? और हमारा शरीर क्या होता है? उनसे बच जाता है। तो ये सहज और स्वाभाविक प्रतिरक्षा होता है। ठीक है, याद रहे, कैसे याद रखना है सहज स्वाभाविक में? कि वाह्य मार्ग रोधक, वाह्य मार्ग रोधक मतलब जैसे त्वचा हो गई, बाहरी रूप से रोक देगा ना, और नाक के बाल, रोम, श्लेष्म, ये, और अंदर शरीर में जो ब्लड है, ब्लड में जो फाइगोसाइट कोशिकाएं हैं या जो प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं हैं, इन सब द्वारा जीवाणुओं को रोक करके, मार करके जो शरीर की सुरक्षा की जाती है, वो क्या है? सहज, स्वाभाविक या अविशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया थोड़ा सा कि त्वचा द्वारा जीवाणु विषाणुओं को बाहर रोकना, नाक के श्लेष्म द्वारा धूल के कण या जीवाणु विषाणु या अन्य को बाहर रोकना, और रोम द्वारा भी बाहर रोककर प्रतिरक्षा करना ही सहज और स्वाभाविक प्रतिरक्षा कहलाता है। ठीक है, अब इसमें हम ये सीखेंगे कि वाह्य मार्ग रोधक तो आप समझ गए, त्वचा, नेत्र और मुख। ठीक है, जैसे भी आँख में कोई चीज़ जाती है, कोई कीड़ा या कुछ भी जाता है, तुरंत आँख से आंसू स्रावित होने लगता है लाइक्राइमल ग्रंथि द्वारा, जिससे वो क्या होता है? बह के निकल जाता है, उस कीट के पदार्थों का आपकी आँख पर प्रभाव नहीं होने पाता है। तो ये सहज और स्वाभाविक प्रतिरक्षा में ही आते हैं गाइस। ठीक है, तो अब हम इसमें डिटेल पढ़ेंगे, फाइगोसाइट्स क्या है, प्राकृतिक विनाशी कोशिका क्या है, इनको हम डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चूँकि ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम फाइगोसाइट्स की चर्चा करेंगे। नोट करो। तो गाइस नोट कर लिएगा आप लोगों ने। तो हम जो प्रतिरक्षा के अंतर्गत आपने कहा कि दो प्रकार का प्रतिरक्षा होता है, एक सहज स्वाभाविक और एक उपार्जित। सहज और स्वाभाविक प्रतिरक्षा के अंतर्गत हमने जो फैगोसाइट्स की चर्चा की और प्राकृतिक विनाशी कोशिका की, उसको डिटेल हम बताने जा रहे हैं, चूँकि टिप्पणी के रूप में ये पेपर में पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि फैगोसाइट्स क्या होता है और प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं क्या होती हैं और ये कैसे मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, भक्षी कोशिका अर्थात फैगोसाइट्स, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? भक्षी कोशिका। तो याद रखना है, इसे पेपर में आता है, ऐसे लिख सकते हो कि एक प्रकार की कोशिका है। ठीक है, ऐसी कोशिका जो भक्षण करती है, भक्षी माने भक्षण कर लेना, खा लेना। ठीक है कि नहीं? किसको? रोगाणुओं को, जीवाणुओं, विषाणुओं और उनके द्वारा स्रावित विषैले पदार्थों को भक्षण करके, खा करके शरीर से रोगों की रक्षा करती हैं, उसी को भक्षी कोशिका कहते हैं, फैगोसाइट्स कहते हैं। लेकिन कैसे करता, आइए देखते हैं। तो जो रक्त का बेटा WBC होता है ना, श्वेत रुधिर कणिकाणु, वही क्या करता है? भक्षी कोशिका का कार्य करता है, अर्थात भक्षी कोशिका कहलाता है। क्यों? क्योंकि रक्त का जो WBC है, वाइट ब्लड कार्पसेल्स अर्थात श्वेत रुधिर कणिकाणु जो है, वह अमीबा की भांति पादाव की सहायता से, आपको याद होगा अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है। ये देखो, जैसे ऐसे चाहे ऐसे बना दो, तो ये जो आपके यहाँ पे कटिंग बने बेटा, ये पादाव कहलाते हैं। इसी की सहायता से अमीबा क्या करते हैं? गति करते हैं। तो ये जो रक्त का WBC है, ये अमीबा की भांति पादाव द्वारा रक्त के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब अगर आपका ब्लड इधर बह रहा है तो ये उल्टा चलते हैं इधर, ताकि ब्लड में जो जीवाणु विषाणु आगे बढ़ रहे हैं और ये उल्टा आएंगे तो ये उनको क्या करेंगे? फंसा करके खा जाएंगे। ठीक है कि नहीं? इसीलिए रक्त के विपरीत दिशा में चलकर जीवाणु, विषाणु और विषैले पदार्थ और टूटी फूटी कोशिकाओं को खा खा करके शरीर में रोगों से क्या करते हैं? रक्षा, इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। ठीक है कि नहीं? इस प्रकार यह WBC क्या करता है? शरीर के सुरक्षा व सफाई का कार्य करता है। ठीक है, और शरीर की सुरक्षा व सफाई करने के कारण इसे गश्ती सेना, ठीक है, भी कहा जाता है। ठीक है, गश्ती सेना का मतलब क्या है? जैसे आपको पता है
कि सेना हमेशा गश्त करके क्या करती है, बोलो दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को क्या करती है, मार करके देश की सुरक्षा करती है। उसी प्रकार से आपके ब्लड में भी जब रोगाणु जीवाणु विषाणु जाते हैं तो यह WBC उनके उल्टी दिशा में, अगर रक्त इधर चल रहा है तो ये WBC इधर चल के जीवाणुओं रोगाणुओं विषाणुओं को क्या कर टूटी फूटी कोशिका विष को क्या खा करके क्या करते हैं, वो लोग शरीर में रोगों से बचाने का कार्य करते हैं। ठीक है कि नहीं, इसलिए ये सफाई और सुरक्षा करने के कारण गश्ती सेना भी कहलाती है या गश्ती कार्यकर्ता। गश्ती का मतलब वो गश्त करते रहता है, हमेशा चलते फिरते रहना और चल फिर करके सावधानी पूर्वक क्या करना, दुश्मनों से सुरक्षा करना। तो हमारे शरीर में दुश्मन कौन है, जीवाणु विषाणु है, तो ये हमेशा रक्त के साथ बहता रहता है, चलता रहता है, उल्टी दिशा में चल करके रुधिर को इस तरह से छान कर जीवाणु विषाणु को खा के शरीर की सुरक्षा करता है, इसलिए इसे गश्ती सेना भी कहते हैं गाइस। ठीक है, तो ये आपका एक नंबर का आ सकता है। अब रही बात प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं क्या हैं, ये भी सिंपल है, ये भी एक कोशिका है, लेकिन कैसी कोशिका है, तो यहीं से बना ले, ऐसी कोशिकाएं जो प्राकृतिक रूप से विनाश करके किसका, जीवाणु विषाणु रोगाणुओं का विनाश करके मार करके रोक करके रोगों से सुरक्षा प्रदान करती हैं, उसे हम प्राकृतिक विनाशी कोशिका कहते हैं। जैसे रक्त में आपका जो स्थित लिम्फोसाइट कोशिका है, आपने सुना होगा, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि एड्स रोग का जो HIV वायरस होता है, यह शरीर में जाकर रोगों के लड़ने वाली जो T4 लिम्फोसाइट कोशिका है, जिसे शरीर का कमांडो कहा जाता है, ठीक है, वह इसे ही मार देती है, जिससे जब कमांडो ही मर गया तो कौन बचाएगा। तो उसी प्रकार से जो आपके रक्त में लिम्फोसाइट कोशिका है बेटा, यह कोशिका क्या करती है, शरीर में पहुँचे हुए रोगाणुओं को मार कर या रोक करके क्या करती है, रोगों से रक्षा प्रदान करती है स्वतः अपने आप, इसलिए इन्हें प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, जब रक्त में कोई जीवाणु, कोई विषाणु, कोई धूल का कण, कोई मिट्टी का कण, कोई फंगस, कोई भी पहुंच रहा है, तो ये रक्त में ही उपस्थित जो लिम्फोसाइट हैं, ये भी क्या करती है, उनका भक्षण कर, उन्हें रोक कर, उन्हें मार करके आपको रोगों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। ठीक है कि नहीं, तो इसलिए इन्हें क्या करती, स्वतः कार्य करती हैं, इसलिए इसे हम प्राकृतिक विनाशी कोशिका के रूप में भी जानते हैं। पेपर में आ जाए प्राकृतिक विनाशी कोशिका किसे कहते हैं, ऑब्जेक्शन में दे दे तो याद रखना T4 लिम्फोसाइट या लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट वर्ड आए तुरंत पकड़िएगा कि यही क्या है, प्राकृतिक विनाशी कोशिका होती है। ठीक है गाइस, अब जो बात करते हैं तीसरा एक है इंटरफेरॉन, ये भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट मैंने लगा दिया स्टार, ये भी टिप्पणी के रूप में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है 1-2 नंबर का, तो आप ध्यान दीजिए कि इंटरफेरॉन क्या होता है। ठीक है, इंटरफेरॉन क्या है, दैट सिंपल, पहले इससे हम समझ लेते हैं कि विषाणु से प्रभावित कोशिकाएं, मतलब जैसे कोई वायरस किसी कोशिका को डैमेज कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया, प्रभावित कर दिया, उसमें संक्रमण कर दिया, तो अब वो कोशिकाएं अपने अंदर से एक प्रकार के पदार्थ को स्रावित कर देती हैं, ताकि आसपास के ऊतक या कोशिकाएं क्या हो जाएं, उस पदार्थ के संपर्क में आने पर वो समझ जाती हैं कि हमारे पड़ोसी कोशिका में कोई वायरस घुस चुका है, और यह इंटरफेरॉन आसपास के ऊतकों को TIP नामक प्रोटीन बनाने के लिए प्रेरित कर देता है, जिससे आसपास के जो बिना संक्रमित कोशिकाएं ऊतक हैं, ये TIP नामक प्रोटीन का क्या कर लेती हैं, निर्माण कर लेते हैं, जिससे यह वायरस सिर्फ उसी कोशिका में रह जाता है, आसपास के कोशिकाओं को संक्रमित नहीं कर पाता है। ठीक है, जिससे रोगों से सुरक्षा हो जाती है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन। देखिएगा कि विषाणु से प्रभावित कोशिकाएं, ठीक है, जैसे यहाँ पर सपोज करिए कि ये किसी बॉडी, किसी अंग या किसी ऊतक की बहुत सारी कोशिकाएं हैं, है ना, मान लीजिए कोई वायरस इसमें घुस गया, ठीक है, इसमें घुस गया, तो अब ये कोशिका क्या हो गई, बोलो, विषाणु से प्रभावित कोशिका। ठीक है, जब इसमें वायरस घुसा तब यह कोशिका एक प्रकार की प्रोटीन को स्रावित करती है, या एक प्रकार की प्रोटीन स्रावित करेगी जो एंटीवायरल प्रोटीन होती है, अर्थात वायरस उसमें क्या है, उस प्रोटीन के कारण मर जाता है। ठीक है, और यह इंटरफेरॉन आसपास की कोशिकाओं को ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन अर्थात TIP बनाने के लिए प्रेरित कर देता है, जिससे आसपास की कोशिकाओं में वायरस संक्रमण क्या होता है, रुक जाता है, अर्थात वायरस आसपास की कोशिकाओं या ऊतक में नहीं फैल पाता है। ठीक है गाइस,
फिगर द्वारा समझिएगा आप लोग। जैसे ये वायरस इसमें इंटर कर गया तो इन्होंने एक ऐसा पदार्थ स्रावित किया जो एंटीवायरल प्रोटीन के रूप में है, वो आसपास इसमें आ गया, ठीक है। अब ये कोशिकाएं इस एंटीवायरल प्रोटीन या इंटरफेरॉन के कारण टीआईपी बनाती हैं, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन बना करके एक सुरक्षा कवच का निर्माण कर देती हैं, जिससे ये वायरस इन कोशिकाओं में फैल नहीं पाता है। अर्थात ये कोशिकाएं वायरस संक्रमण से क्या होती हैं गाइस, बच जाती हैं, ठीक है। तो इस ऐसे पदार्थ को इंटरफेरॉन कहते हैं। तो इंटरफेरॉन भी क्या करता है, सहज स्वाभाविक प्रतिरक्षा करने का कार्य करता है, अर्थात रोगों से लड़ करके, रोगाणुओं से लड़कर आपके शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करता है, ठीक है। तो ये भक्षी कोशिका इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक विनाशी तो भी याद रखो, और इंटरफेरॉन कोशिका ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं गाइस, इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए आप इन्हें ज़रूर क्या करिए, केयर करिए, ध्यान से पढ़िए। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट और लाइक कर दीजिए, ठीक है, और आप इन्हें नोट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसमें आपको अपूर्णता प्रतिरक्षा के बारे में, उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे, ठीक है गाइज। तो नोट करें सभी लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, नोट कर लीजिए आप इन्हें।